खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में लोग आगे आ रहे हैं। कोई पीएम केयर्स फंड में डोनेट करके मदद पहुंचा रहा है तो कोई राशन और खाने का इंतजाम कर रहा है। इस जागरूकता मुहिम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक भी आगे आई हैं। आरुषि निशंक ने घर पर ही खादी का मास्क बनाए हैं। लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य भले ही हो गया हो, लेकिन पैसे की कमी की वजह से लोग मास्क खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं मुफ्त में सिलकर मास्क बांट रही हैं और इस काम में योगदान देने वाली केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि ने अब सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें हाथ से बने खादी के करीब 10,000 मास्क भेजे हैं। और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि निशंक ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए मास्क बनाकर भेजे हैं और इस काम के लिए उनकी संस्था स्पर्श गंगा के सहयोगियों ने उनके इस काम में मदद भी की है। आरुषि के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने गंगा नदी की धरती पर आने की कहानी पर आधारित गंगा अवतरण और सूफियाना शास्त्रीय कथक नृत्य सजदा जैसी रचनाओं की कोरियोग्राफी की है। आरुषि को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी मिला है। आरुषि ने साल 2018 में अपनी पहली क्षेत्रीय फिल्म मेजर निराला का निर्माण किया, जो उनके पिता रमेश पोखरियाल निशंक के लिखे उपन्यास पर आधारित है। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आरुषि निशंक जी। बहुत स्वागत है आरुषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप यही बोलूँगी कि आप भी आगे आई हैं। पहले आप स्पर्श गंगा के तहत लोगों की मदद कर रही थी और अब इस दौरान जब कोरोना काल में लोगों को ज़रूरत है, इसके लिए भी आपने आगे हाथ बढ़ाया है। थैंक यू दीपाली फॉर कॉलिंग मी हियर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, हम लोग स्पर्श गंगा जो संस्था है वो 2008 से चल रही है और हम लोग पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पूरी दुनिया से 5.5 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये महामारी सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व को जो है अपने आगोश में लिए हुए है और लगातार मानवता को बचाने की ये जो लड़ाई है, इसमें पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हमको और हमारी टीम को लगा कि घर पे बैठ के रोने से बहुत अच्छा है कि हम लोग बैठकर सोसाइटी के लिए कुछ काम करें और इसके लिए हम लोगों ने जो है वो खादी मास्क को बनाना शुरू किया और 10,000 से ज्यादा खादी मास्क जो है वो हमारे सैनिकों भाइयों को भेजे गए। सिर्फ एक ही भाव था इसके पीछे, भावना क्योंकि हम लोग जो है वो रक्षाबंधन आने वाला है और भाइयों को रक्षा सूत्र भेजा करते थे ताकि वो हमारी रक्षा करे। और मुझे लगता है कि इस रक्षा सूत्र से पहले हमें रक्षा कवच उनके लिए भिजवाना था, खादी रक्षा कवच, ताकि उन भाइयों की भी कोरोना से जो है वो उस संक्रमण से उनकी सुरक्षा हो सके। इसी भाव से हमने सैनिकों को भी ये भिजवाए। आरुषि, आपने सबसे ज़्यादा खादी का मास्क ये आपने डोनेट कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कोई और मकसद है या फिर आप एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देना चाह रही हैं? क्या इसका मकसद था इसके पीछे खादी को? देखिए, पूरे देश और दुनिया में मैं यूनाइटेड नेशंस के पैनल से भी जुड़ी हुई हूँ और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर मैं बहुत बातचीत भी करती हूँ। उसको प्रमोट करने की भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जब पूरी दुनिया बात करती है कि जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, दैट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो आज होकर खत्म ना हो जाए बल्कि लॉन्ग रन में भी जिंदा रहे। और हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है, आज तो जाने बचना ही मुश्किल हो गया है और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से प्रकृति ने एक रीसेट बटन दबाया है, हम सब देख सकते हैं कि घरों के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट भी ज्यादा सुनाई देने लगी है, जानवर दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को बार बार यूज करने की जो प्रवृत्ति भारत की और भारतीयों की रही है, उसी बात को याद दिलाते हुए हम लोगों ने खादी के कपड़े को यूज किया, क्योंकि खादी जो है वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक विचारधारा रही है। और सबसे खास बात भावना इसकी ये है कि जो नॉर्मल जो मास्क होते हैं उनको हम लोग यूज के बाद 1 दिन के बाद फेंक दिया करते हैं और जिसके चलते जानवर उसको खा रहे हैं और संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आप खादी के मास्क को पहनकर जब वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, पसीना भी होता है, कई बार मेकअप होता है, कई बार बहनें जो किचन में काम कर रही हैं वो गंदे हो जा रहे हैं जी। तो ऐसे में आप उसको धोकर रीयूज कर सकते हैं। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस जल संरक्षण की बात भारत
और पूरा विश्व कर रहा है। खादी का कपड़ा बनाने में सिर्फ 3 लीटर पानी कंज्यूम होता है, जहां नॉर्मल कपड़े को बनाने में 55 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। तो जी। ऐसे में मानवता को भी बचाना है, पर्यावरण को बचाना और पानी को भी बचाना है। हम्म। तो यही सोच के साथ हमने खादी के मास्क को बनाना शुरू किया। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हर तरह से बचत भी करना है और जिससे लोगों को सुविधा भी हो सके। अच्छा आरुषि, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी आप ये जब कोई यंग होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में जाता है, लेकिन आपने शुरुआत से ही एक अपनी एक अलग पहचान बनाई। रमेश पोखरियाल निशंक जी तो हैं ही आपके पिता, वो मंत्री हैं, लेकिन वो बात अलग है, लेकिन आपने एक अलग पहचान बनाई। स्पर्श गंगा से लेकर आप सबके सामने आए हैं, और आप इसको कैसे आपने इस लाइन को चुना कि आपको समाज के बीच में जाना है और ये सामाजिक कार्यों में आपको ज़्यादा वहाँ पर अपनी भूमिका और आगे बढ़ानी है, इसको लेकर ज़्यादा सहयोग भी देना है, ऐसा आपने कैसे सोचा? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल जाए उसके पहले ही उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा, उसका परिवार से शुरू हो जाती है। और हमको यही संस्कार हमारे परिवार से मिले। हमारे माता पिता ने हमेशा हमें सिखाया कि वी विल नॉट बी ट्रीटेड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जैसा कहते हैं कि एक सिल्वर स्पून के साथ आप बॉर्न हुए हैं, ऐसी हमारी परवरिश बिल्कुल भी नहीं हुई। काफी कम लोग होंगे जो ये बात जानते हैं कि मैं वनस्थली विद्यापीठ पढ़ी हूँ, जहाँ पे खादी पहनना होता था। बहुत कम संसाधनों में जो है वो अपने जीवन यापन करना सिखाते हैं। और मैं 9 साल वनस्थली विद्यापीठ रही हूँ। उसके बाद जाके मैं कनाडा टोरंटो से मैंने अपना मास्टर्स किया है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुझे इस बात का हमेशा से बहुत गर्व था कि मैं भारत से हूँ। और मैं बहुत साल कनाडा रही, वहाँ पे पढ़ाई करी, वहाँ पे कथक सिखाया। और इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन का मकसद यही है कि मुझे पूरी देश और दुनिया को ये बताना है कि मेरी भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी खूबसूरत है। और हम जो भारतीय हैं वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं है। जी। मैं जब पर्यावरण की भी बात करती हूँ, मैं नमामि गंगे की भी प्रमोटर रही हूँ। और ऐसे ही मैंने गंगा अवतरण का निर्माण किया, जिसमें गंगा की कहानी को हमने पूरी विश्व के सामने लेकर गए। तो मुझे एक बात समझ में आई कि गंगा से सिर्फ भारतीयों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अलग तरह का जुड़ाव जो है वो लोग महसूस करते हैं। तो मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे यही काम करना है और मुझे अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को पूरे विश्व के सामने लेके जाना है। जी। अच्छा, अगर हम स्पर्श गंगा की बात करते हैं, उसके प्रमोटर आप रहे, तो आपका वहाँ आपने क्या देखा? क्योंकि गंगा को लेकर, गंगा के को साफ करने को लेकर बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर भी वो उतनी साफ नहीं हो पाई। लेकिन चूंकि आप जुड़ी रही, तो आप बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि कैसे वहाँ पर काम होता है और कैसे ये चीज़ों को सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसमें आपने भी साथ दिया है। बिल्कुल भावना, मैं बता सकती हूँ। और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो सबसे पहले मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूंगी। बहुत सारी परियोजनाएं आई और हम लोग, मैं स्पेशली मैं बहुत इस बात के लिए सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गंगा ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों के बारे में भी विचार किया। शौचालय, जिसके बारे में बात करते हुए हम परिवार के सामने भेज सकते हैं, उसका भी ध्यान रखते हुए करीबन 90 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का भी निर्माण किया गया। और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को भी इस देश में लाया गया। लेकिन हम सबको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो बात ये है कि हम सबने सुना होगा, रोम कुडंट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में रोम नहीं बन गया था। और इसी तरीके से जब गंगा जमीन पर आई थी तो बहुत भागीरथ प्रयास से आई थी। तो दोबारा एक भागीरथ प्रयास करने की जरूरत है ताकि गंगा साफ हो सके। और इस लॉकडाउन की स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा भागीरथ प्रयास जो है वो काफी सफल होता नजर आ रहा है। बिकॉज यू ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस कि 30 से 40 साल में गंगा सबसे ज्यादा साफ है। और यमुना जैसी नदी, जिसके बारे में हम पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा पोल्यूशन की बात करते थे तो कहते थे इट्स अ डेड रिवर, तो वो भी जो है 35% उसमें ऑक्सीजन का इंक्रीज हो गया है। तो स्थितियां बदल रही है। प्रकृति जो है वो अपने रीसेट बटन पे, मुझे लगता है हमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा इसके बाद। अब यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाले दिनों में अब लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान यही देखा गया कि गंगा साफ़ हो रही है, यमुना भी साफ़, बहुत क्लियर पानी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आगे भी अब लोगों को ही आगे बढ़ चढ़ कर योगदान देना होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने बोली। और इस बात को हम बहुत आसान तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमारी प्रॉपर्टी पर
हमारी संपत्ति पर कोई अनाधिकृत कब्जा कर लेता है, इलीगल पोजीशन कर लेता है, तो पहले तो हम उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जब आपकी समझ में प्यार से नहीं आता, तो साम दाम दंड भेद की स्थिति भी अपनाई जाती है और डंडे का जोर भी अपनाया जाता है, और ये प्रकृति के डंडे का ही जोर है। जो कब्जा हमने उनके तटों पे कर लिया था, जो जंगलों पे जानवरों की जो जगह थी, उसको भी हम कब्जा रहे थे, इंसान उसको कब्जाते जा रहे थे। तो उन्होंने एक बार रीसेट बटन दबा के ये बता दिया कि ये हमारी जगह है। और नदियों का तो रहा है, प्रवृत्ति है बहाव रखना, साफ रहना, तो एक बार प्रकृति ने दिखा दिया। लेकिन अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि जिस तरीके से दिल्ली में हम बैठे हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था, और आज जो है स्विट्जरलैंड जैसी हवा को हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस पर्यावरण को इसी स्वरूप में रखना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा आरुषि, आप ये इस कोरोना का जो वक्त चल रहा है, ऐसे में आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सी इट इज डिसअपॉइंटिंग समटाइम्स, झूठ नहीं बोलूंगी और बहुत बड़ी बातें भी नहीं करूंगी, क्योंकि दिन में कई बार हमें भी होता है, कुछ दिनों में एक बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत आई एम अ बिग टाइम ट्रैवलर, और मेरा जो है मेरे काम के चलते, कॉन्सर्ट्स के चलते मेरा पूरा देश और दुनिया में ट्रैवलिंग रहता था, तो मेरे लिए तो बड़ा कठिन समय है। मैं इतना लंबा समय कभी भी एक जगह नहीं बैठी। बट मैं अपने सभी नवयुवक भाइयों और बहनों को और सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा कठिन समय जरूर है, लेकिन लेट्स ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड। एंड पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि ये समय ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि परिवार के साथ आपको इतना समय बिताने को मिला। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ स्पैन कि मैं अपने पिता के साथ बैठकर डिनर करती हूँ। लंच तो अभी भी संभव नहीं है उनके बिजी स्केड्यूल में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रात का खाना हम साथ में खाएं और कुछ बातों को शेयर कर सके। तो कई बार पुरानी बातें भी कर रहे हैं, कई बार उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। हम साहित्य पे बात करते हैं, हम कला पे बात करते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड टाइम। जो हम भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं खो रहे थे, एक बार समय मिला है कि उसको दोबारा देखें कि हम जाना कहाँ चाह रहे थे। तो लेट्स ट्राई टू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तो लगातार हम बात कर रहे हैं आरुषि निशंक से। आरुषि का फिर से रुख करती हूँ। आरुषि, अब अगर हम बात करें, आप एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और क्लासिकल डांसर भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी इतना बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। आपका सबसे फेवरेट क्या है, सबसे अच्छा क्या करना आपको पसंद है? वेरी डिफिकल्ट चॉइस, क्योंकि ये सभी जो काम है वो है, तो इनमें से चुनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर्टेनली क्योंकि हम सभी लोग इस पर्यावरण में जन्म लिया है और पानी भी पीना जरूरी है, सांस भी लेना जरूरी है, तो मेरा जो एक काम है, आई एम एनवायरमेंटलिस्ट, तो मुझे लगता है ये मेरे दिल के बड़े करीब है। और क्योंकि हम उत्तराखंड से भी आते हैं, हमारी आदत है कि हम अपने पहाड़ियों के बीच में अच्छी हवा, ग्रीनरी के बीच में हम लोगों ने जो है वो जन्म लिया। और दैट इज व्हाई आई थिंक वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट इज क्वाइट क्लोज टू माय हार्ट। अच्छा, मैंने कई बार देखा है ट्विटर पर, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जो निशंक जी हैं, और आपकी जब आपको सम्मानित किया गया था तब भी उन्होंने बहुत पोस्ट किया था, तो एक बहुत अच्छा सा लगता है एक पिता और बेटी के लिए, जिस तरीके से वो गौरव महसूस करते हैं आपको लेकर, गर्व महसूस करते हैं। फिर आपकी क्या फीलिंग होती है और आगे आपने क्या सीख रही हैं और आगे आप क्या करने वाली हैं? थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी कि मेरे पिता को मुझ पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि असल बात ये है कि असली पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चे के सामने उनकी तारीफ नहीं करते। एंड होल ऑफ माय लाइफ माय पेरेंट्स, जब तक मेरी मदर भी थी इस दुनिया में, उन्होंने कभी हमारे मुंह पे हमारी तारीफ नहीं करी, पीछे करती रही होंगी। और फ्रंट में तो हमको अच्छा ग्रिलिंग सेशन मिलता है। आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी, जो मैंने पहले भी बोला, जैसी परवरिश हमारी हुई है, तो हमारे पिता ने हमें एक बात बता दी थी जी। और मैंने कई बार कहानी भी वो शेयर करी कि मुझे बता दिया गया था, मूवी देखने के लिए मुझे जाना था, और आई आस्क्ड फॉर द वीआईपी पासेस, तो ही टोल्ड मी कि आपको क्यों मिलेंगे वीआईपी पासेस। तो मेरे कहने पर कि आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे कहा था मैं मुख्यमंत्री हूँ, तुम नहीं। तो उस दिन से हमारे बात में बहुत क्लियर मैसेज था कि अगर हमें कुछ भी दुनिया में कमाना है तो वी हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न इट। हमें कुछ पोथी में हमको देकर, कुछ विरासत में हमको नहीं मिला है, और यही वजह है जो मुझे लगता है मैं और मेरी बहनें, हम लोग अपने अपने प्रोफेशन में
अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये दिखता भी है साफ तौर से। अच्छा अनुषा, आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या कुछ खास मिशन में और हैं कि कैसे सामाजिक कार्यों में और आप बढ़ रहे हैं या अ, हम लोग अभी जैसे कि आपको पता है कि ये जो मास्क का काम है अभी तो मानवता को बचाने की बहुत लंबी लड़ाई है और ये स्पर्श गंगा के साथ हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में मेरा एक बहुत बड़ा बॉलीवुड प्रोजेक्ट तारिणी नाम से जो है वो आने वाला था, जी। जो बड़ा डिले हो गया है इस लॉकडाउन के टाइम में बट सर्टेनली अभी हम उस पर उसकी स्क्रिप्टिंग जो है हमारी फाइनल स्टेज पर है और ऐसे ही नेटफ्लिक्स हुँ। और अमेज़न बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बना रहे हैं। देयर इज़ अ आइडिया जनरेशन हैपनिंग हुँ। उसके लिए स्क्रिप्ट, स्टोरीज़ तैयार हो रही हैं, पूरी टीम तैयार कर रही है। और जैसे मैंने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में शुरुआत में आपको बात करी, उस पे मैं एक किताब भी मैं आजकल लिख रही हूँ, जी। तो कोशिश कर रही हूँ कि कहीं न कहीं मेरे समय का सदुपयोग हो सके और कुछ ना कुछ इनपुट मेरी सोसाइटी को ज़रूर मिल सके। जी। और आरुषि, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सरकार ने ध्यान भी दिया और शायद लोग भी बहुत जागरूक हैं। ऐसे में आप जी। उत्तराखंड को लेकर क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे टाइम पे और क्या ख़ास ख़्याल रखा जाए? देखिए कठिन समय है और क्योंकि मैं मेरा घर है उत्तराखंड, हम सभी की ज़िम्मेदारी भी है उत्तराखंड। तो मेरे उत्तराखंड के भाइयों-बहनों, आप सभी लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी से मेरी अपील है कि पूरी देश और दुनिया उत्तराखंड में अच्छी हवा पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आता रहा है और एक बार फिर से हमने जो है वो उसको इस पद्धति को कायम करने के लिए हमने अच्छे एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं। तो there are cases of corona in Uttarakhand, but comparison to other state और उस स्थिति से हम लोग काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अभी हुँ। और हमको अच्छा चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा समय है, थोड़ा-सा संयम रखना है। प्लीज़, प्लीज़ घर पे रहिए और कभी आपको बहुत ज़रूरी राशन पानी के लिए भी अगर बाहर जाना है तो प्लीज़ मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हाथों को धोइए। कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाने, कोई युद्ध नहीं लड़ना। इस कोरोना को हराने के लिए हमें सिर्फ़ घर पे और सेफ रहना है। एक आखिरी और सवाल करूँगी कि आप ये भी मैसेज दीजिए लोगों को, क्योंकि सब वही स्पर्श गंगा की बात करते हैं क्योंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं, गंगा को साफ करने की बात करते हैं, लेकिन खुद ही उसमें आगे नहीं आते हैं और कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो गंदगी फैलाने का अ, अगर नाम जाए तो वो लोगों पर ही जाता है। ऐसे में इन लोगों को कुछ मैसेज दीजिए। देखिए ऐसा है मैंने जैसे पहले कहा कि हम हर बात का ठीकरा सरकार के सिर पे नहीं फोड़ सकते और सरकार का काम सर्टेनली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना है, आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, लेकिन कोई भी चीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है। आजकल हम सभी लोग घरों पर हैं और हम लोग जो है कहीं बैठते हैं तो हम पंखा खुला छोड़ देते हैं, हम लाइट्स को खुला छोड़ देते हैं अपने जाने के बाद। तो हुँ। प्लीज़ थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आरओ हम सब लोग घर में यूज़ करते हैं, 70% ऑफ वाटर फ्रॉम आरओ गोज़ वेस्ट। सो हुँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल वुमेन बिकॉज़ हम ही लोग घर चलाते हैं, हम ही लोग इस पूरे भारत को चला रहे हैं, तो एक बार थोड़ा-सा जागरूक बनिए और जो भी पानी है, उसको बार-बार जितने रिसोर्सेज़ मैं बार-बार कह रही हूँ, उन्हें रीयूज़ करने की एक आदत को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फिनिट नहीं है। हुँ। रिसोर्सेज़ खत्म होंगे, पानी, साफ पानी भी खत्म हो जाएगा। 600 मिलियन लोगों को आज भी साफ पानी पीने को नहीं मिलता, तो मेरी आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है हुँ। कि माँ गंगा हमारी पहचान से भी जुड़ी हुई हैं और हमारे ये जो सारे रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं, तो प्लीज़ उन्हें बहुत सोच समझ के और ध्यान से उपयोग करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आरुषि, हमसे बातचीत करने के लिए।